मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, जिस दिन के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे पिछले 5 वर्षों से, अब वह आने वाला है। आज 17 तारीख हो चुका है, आज है शुक्रवार और परसों है संडे। ठीक है, संडे को ही आपके जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा है। वह परीक्षा जिससे आपने वर्षों से अपने सपने में संजोए रखा है। ठीक है, काफ़ी मेहनत किया होगा आपने, मुझे पता है, दिन रात एक कर दिया होगा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और मैंने भी अपने चैनल के माध्यम से पिछले लगभग 8 महीनों से पूरी तरह से जेपीएससी पर संकेंद्रित होकर मैंने भी आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत किया है कि आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल मिल सके। चाहे आप गांव में रहते हों, शहर में रहते हों, झारखंड में रहते हों, झारखंड से बाहर रहते हों, दिल्ली में, साउथ इंडिया में, विदेश में, है ना। लेकिन यह एक ऐसा माध्यम है यूट्यूब चैनल कि आप कहीं भी रहें तो मेरे चैनल से जो जुड़ पाएँ, बहुत लोग नहीं भी जुड़ पाए जानकारी के अभाव के कारण, लेकिन जिन्होंने जुड़ा और चैनल पर विश्वास किया, इसके मटेरियल्स पर विश्वास किया, इसके क्लासेस पर विश्वास किया और जो भी मेरे द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप उतारते जाइए, कॉपी में नोट्स बनाते जाइए, उसको फॉलो किया, तो ये आज काफ़ी अच्छी स्थिति में है। मैंने हमेशा कहा है कि एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम लेना जो है आयोग का काम है। आज जेपीएससी पेपर 2 और पेपर 1 मिलाकर, पेपर 2 तो पूरी तरह से काफ़ी अच्छी तरह से फिनिश हो चुका है और अगर दोनों को मिला करके भी देखा जाए तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट 180 मार्क्स प्लस के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर दे दिए हैं और सारे के सारे वीडियो आप प्लेलिस्ट में अभी भी देख सकते हैं, 19 सितंबर के बाद भी देख सकते हैं। आपको खुद सकारात्मक फील होगा कि जब आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो किस तरीके से पूरा का पूरा आपका क्वेश्चंस पेपर, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है आपके दायरे में आ जाता है। आप किसी को भी सॉल्व करने के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं, भले ही कितना भी टफ प्रश्न ना हो। उसके बाद अगला चरण था झारखंड करंट अफेयर्स का और टेस्ट का। तो टेस्ट में जेपीएससी पेपर 2 का पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से मैं लेने में कामयाब रहा हूं और ज्योग्राफी का जो टेस्ट बचा हुआ था वो भी 2 दिन पहले समाप्त कर दिया गया है टेलीग्राम स्पेशल ग्रुप पर। यूट्यूब पर भी आज अपलोड हो जाएगा ज्योग्राफी के दोनों टेस्ट, है ना। पेपर 1 एक समस्या बन गया था क्योंकि समय की कमी हो चुकी थी, क्लासेस तो मैं ले चुका था, 10-12 क्वेश्चंस के नहीं हो सके थे, तो उससे मैंने वॉइस कॉन्फ्रेंस की सुविधा का यूज किया टेलीग्राम में और उससे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर डेली 1 घंटा 2 टाइम चर्चा करके उसे मैंने समाप्त करने का प्रयास किया। उसका काफ़ी लाभ जो है अभ्यर्थियों को प्राप्त हुआ। तो आज अवसर है, आज जब शुक्रवार हो चुका है और परसों जो है संडे है, तो आज एक ऐसा अवसर है कि जब बात किया जाए कि आखिर ऐसा क्या किया जाए संडे को जिससे हम जितना पढ़े हैं, जितना भी हम पढ़े हैं, बहुत अच्छी भी तैयारी किन्हीं की होगी, किन्हीं की एवरेज होगी, कोई प्रारंभिक दौर में होंगे, अगले चांस के लिए इस चांस को बस देखना चाह रहे होंगे। हर टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं, तो जो भी टाइप्स के कैंडिडेट हैं, तो आखिर ऐसा क्या किया जाए एग्ज़ाम हॉल में जिससे हम अपना जो भी स्टडी किए हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट स्कोर कर सकें, और ऐसा क्या नहीं किया जाए जिससे हम जो स्टडी किए हैं उसका जितना स्कोर होना चाहिए उससे भी हम डाउन हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको अब ध्यान में रखना चाहिए। अंतिम अवसर पर मैंने एक कंप्लीट सेट का भी जेपीएससी पेपर 1 पेपर 2 का भी टेस्ट ले लिया था, उसे यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दिया था। जेपीएससी पेपर 2 का आंसर आज विश्लेषण सहित डाल दूंगा। अगर इन दोनों टेस्ट पेपर्स में आपके अच्छे स्कोर आ रहे हैं तो परसों जो हैं आपके अच्छे स्कोर होंगे, निश्चिंत रहिए आप, है ना। तो आज उन्हीं मुद्दों पर हम लोग चर्चा करने आए हैं कि एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या सावधानियां रखी जाएं जिससे आपका स्कोर जो है अच्छा हो जाए। जितना आप पढ़े हैं उतना का तो सदुपयोग आप करें ही, 2-4 और प्रश्न एक्स्ट्रा भी आप सॉल्व कर सकते हैं कुछ सावधानियों को रखने से। तो यहाँ जो मेरा पहला सलाह रहेगा कि जो आपके पास कुछ रहे ना रहे, है ना, एग्ज़ाम हॉल के दिन
एडमिट कार्ड, पहचान पत्र और ब्लू पेन जो अच्छी तरह से फ्री है ना, जो अच्छी तरह से चलता हो, एकदम न्यू पेन को लेकर के वहाँ पर नहीं जाना है, आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, है ना। यही सब कारण होता है। छोटा छोटा डिस्टर्बेंस जो है अगर 2-3 मिनट भी आपका बर्बाद करता है, माइंड को डाइवर्ट करता है, तो थोड़ा सा खतरा हो जाता है, समझ गए ना। दिमाग इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, इससे भी इजी प्रश्न जो हैं गलत हो जाते हैं। और दूसरा जो ध्यान आपको देना है कि टारगेट, है ना, कि कितना हो जाने से बेहतर रहेगा। तो 70% एवरेजली जनरल के लिए आपको टारगेट करना है, दोनों को कंबाइंड मिला करके। लेकिन ये सारे के सारे प्रश्नों के नेचर पर निर्भर करते हैं, इसलिए 70% के टारगेट को आप फॉलो नहीं कर पाते हैं उस दिन, तो घबराना नहीं है। हो सकता है प्रश्न का नेचर जो है टफ हो, तो आपका 60% में भी रिजल्ट आ सकता है, 65 में भी आ सकता है। अगर एवरेज नेचर रहा तब की बात कर रहा हूँ, आपके टारगेट की बात कर रहा हूँ, है ना। ये कोई फिक्स नहीं है, समझ गए ना, कि 70 नहीं हुआ तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये पूरी तरह से आपके प्रश्नों के नेचर पर निर्भर करता है। अब ये तो हो गया आपका टारगेट का, और जो 3 सावधानियां हैं उसको भूलिएगा नहीं। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, है ना, और ब्लू पेन, ब्लैक पेन ले करके जाइएगा, फंस जाइएगा, समझ गए ना, सारा रिजेक्ट हो जाएगा। अब समय तो आपका आ गया है एग्ज़ाम का। अब ऐसा हम लोग क्या करें कि एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर स्कोर कर सकें। तो जिन जिन तथ्यों को मैं बता रहा हूँ, इन्हें मैं लास्ट में वीडियो के अंत में आपका ऑडियो के रूप में भी, ऑडियो नहीं बस इमेजेस के रूप में भी जो आपका कर दूंगा, वीडियो के अंत में जोड़ दूंगा, उससे आप लोग देख सकते हैं। पहला काम करना है, वाद विवाद किसी से नहीं करना है। और जहाँ भी आप रहें, होटल वगैरह में या कहीं भी, अगर दूर दराज है, ऐसे किन्हीं का दूर नहीं दिया है, लेकिन कई लोगों को दूर भी दिया जा सकता है, अदर स्टेट वाले हैं, तो थोड़ा सा सही जगह का चुनाव करें जहाँ हल्ला गुल्ला ना हो, आप डिस्टर्ब ना हो। किसी तरह की टेक्निकल फॉल्ट नहीं करनी है OMR सीट भरने में, ये दूसरा ध्यान रखें, है ना। ब्लू पेन वाला मैंने बता ही दिया है, बहुत ही अनिवार्य है। प्रश्न, आपके समक्ष प्रश्न आते हैं, ठीक है। सारे प्रश्नों को, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। जैसे ही 1 नंबर प्रश्न आया, सारे एक एक वर्ड को उसका ध्यान से पढ़िएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, है ना। प्रीलिम्स है, इसको मजाक में नहीं लेना है। यही पास कीजिएगा तो मेंस दे पाइएगा, नहीं पास कीजिएगा नहीं दे पाइएगा, है ना। प्रश्न को एक एक लाइन नहीं, एक एक वर्ड्स को अच्छी तरह से पढ़ना है। नहीं क्लियर होता है, इंग्लिश भी पढ़िए, सारा जो है अच्छी तरह का अर्थ जो होता है एक्यूरेसी के साथ पढ़ना है, लेकिन फास्ट भी रहना है ना। बहुत आराम से पढ़ना है, लापरवाह होकर उससा भी नहीं, कंसंट्रेट हो करके फास्ट पढ़ना है, क्योंकि 100 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। क्वेश्चन पढ़ लिए, अब वहाँ पर फिर चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, यानी कि पहला देखें उत्तर मार के आगे बढ़ गए, और घर आकर के देख रहे हैं कि तो गड़बड़ हो गया है, नीचे भी एक सही उत्तर था, B और C भी था, ये सब गड़बड़ मत कीजिएगा। उसके बाद जो प्रश्न का प्रकृति आजकल रहा है, कौन गलत है निम्न में से कौन नहीं है, तो गलत और नहीं अगर पढ़ने में छूट गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक एक वर्ड को पढ़ना है, वहाँ भी आप गड़बड़ा जाएंगे। समझ रहे हैं ना क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो गलत है नहीं है वाले प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें। बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले कुछ प्रश्न भी देखे जा रहे हैं JPSC में पिछले 1-2 वर्षों से। 10% बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले IAS की तरह रहते हैं, सारे स्टेटमेंट को क्वेश्चन के साथ आपको पढ़ने हैं, है ना। सुमेलित करने वाले में भी ध्यान रखना है, 1 2 3 4, वहाँ पर थोड़ा सा इजी हो जाता है। नीचे वाले ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा कि एकदम सही आपने किया कि नहीं। कुछ प्रश्न में आपको लग सकता है, खास करके बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले में, कि टाइम टेकिंग है, समझ गए ना। लेकिन ये भी भरोसा आपको है कि कुछ समय अगर दिया जाए तो यह सोल्व मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इससे बाद के लिए आप रख सकते हैं। एक अपना रणनीति होता है एग्जाम हॉल में भी कि चलो लास्ट
20 मिनट्स में। देखिए टोटल टाइम्स जो आपको रखना है 2 घंटा नहीं, 1 घंटा 40 मिनट। क्लियर? न ही 1 घंटा के अंदर जो है बना करके दे देना है हड़बड़ा करके, कोई यहाँ पर तिस्मार खाप नहीं बन जाएंगे, है ना। 40 मिनट में दे दीजिएगा तो ठीक है। आप बहुत जानते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी 1 घंटा 40 मिनट आपको लेना है, सावधानी से करना है। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट वाले प्रश्न को बाद के लिए रख दें कि ठीक है चलो 1 घंटा 10 मिनट जो है, जो इजी और एवरेज प्रश्न है वो बनाएंगे। उसके बाद 30 मिनट में हार्ड नेचर का जो प्रश्न है, जो हमसे बन सकता है या देखने से शायद, सोचे तो शायद ये क्लियर हो सकता है, तो तुरंत ब्रेक करके हड़बड़ा करके कुछ नहीं करना है, उसको रख सकते हैं। और जो प्रश्न, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है जब आप छोड़ते हैं तो ये OMR शीट में जिस प्रश्न का उत्तर आप देना चाहते हैं, मान लीजिए 12 नंबर है ना, 12 का आपने B भरा, वो इजी प्रश्न आपके लिए था। उसके बाद 13, 14, 15 में थोड़ा थोड़ा उलझ रहे हैं, फिर 16 आपको बनाना है। 16 भी इजी है आपके लिए कि 16 का C होगा। चलो अब 16 का C, अब 12 का B है, 3 ठो को आप बाद में रिव्यू के लिए रखें, है ना, 13, 14, 15। अब वहाँ तो चेंजिंग का आंसर सुविधा है नहीं। अब 12 का B मारें, 16 का C की जगह एकदम 13 का C मार करके आगे बढ़ें। और जब अचानक फिर याद आता है, जस्ट मारिएगा, उसके बाद एहसास हो जाता है कि अरे हम तो गलती कर दिए, वहाँ तो फिर कुछ नहीं कर पाइएगा, हाथ मलते रह जाइएगा, है ना। तो अगर इस टाइप का आप छोड़ते हैं, इसका जो है 100% केयर कीजिएगा कि 12 का 20 सोचे हैं 12 में ही मारिए, 16 का 30 सोचे हैं 16 में ही मारिए, कोई निशान विशान OMR शीट पर और नहीं चलेगा, है ना। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक आपके प्रश्न में रहेंगे, 100% ये सही है। और इसमें आप देखिए कि फर्स्ट राउंड में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आप आराम से बना सकते हैं, है ना। जो पहले मैंने बताया है क्या क्या ध्यान रखना है, तो रखना ही पड़ेगा, उसको जो है आप पहले बना लीजिए, समझ गए ना। लेकिन फिर वही OMR शीट में जो नंबरिंग के साथ आंसर देना है, उसमें कोई गलती नहीं कीजिएगा, भारी नुकसान उठा बैठेंगे, है ना। तो मान लीजिए 50-60 प्रश्न जो है आपका इस राउंड में निकल जाते हैं, फर्स्ट राउंड में, तो रह जाएंगे आपका रिव्यू के लिए 40 से 50 प्रश्न, ठीक है। तो ये जो 50-60 प्रश्न मेरे विचार से 30 से 40 मिनट में निकल जाता है। बाकी जो रिव्यू वाला है आप कर सकते हैं, इसको एकदम अपनाइए, लेकिन OMR शीट को ढंग से भरना है, क्वेश्चन नंबर के साथ ही आपको वहाँ पर कंसंट्रेट होकर भरना है, बस इतना सावधानी रखिएगा तो ये टेक्निक बहुत अच्छा है। 1 घंटा 40 मिनट लक्ष्य, 20 मिनट हस्ताक्षर वगैरह के लिए, तुरंत आपको 20 मिनट लग ही जाता है। हस्ताक्षर है, तरह तरह का वहाँ पर भी वर्क होता है। आयोग द्वारा जितना भी समय दिया गया है उसका सदुपयोग कीजिए, हड़बड़ाइए नहीं, सेंटर पर जो है टाइमली पहुँचिए, समझ गए ना। टाइमली क्या पहुँचना है, टाइम से बहुत पहले पहुँच जाइए। उस दिन पढ़ने उढ़ने का मत सोचिए, किताब कॉपी मोबाइल बैग अगर सुविधा है तो छोड़ के ही जाइए, फ्री हैंड में जाइए, एकदम जो जो बोला गया है आयोग के द्वारा वही सब ले जाइए, है ना। अब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, बैठते हैं, सब चीज़ ठीक ठाक किए हैं, है ना, टेक्निकल फॉल्ट भी नहीं किए हैं, क्वेश्चन आ गया, अंदर से तो डर लग रहा होगा कि क्या अंदर खुलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, पहला 4-5 क्वेश्चन आपसे एकदम बनता ही नहीं है ना। हर जगह ऐसा तो नहीं रहेगा कि अननोन रहेगा, आप मेहनत किए हैं तो, है ना, लेकिन हो सकता है 5 में कन्फ्यूज कर गए। ऑब्जेक्टिव में ये बहुत बड़ा समस्या है कन्फ्यूजन का, 2 ठो छट गया, 2 में फंस गए, तो सब बहुत बड़ा तनाव दे देता है ना। हो सकता है किन्हीं के साथ हो सकता है, ABCD 4 सीरीज है, पहला 5 का 5 जो है आप कन्फ्यूज हो गए हैं। अब वहाँ माथा पकड़ के मत बैठ जाइएगा, है ना, कि 5 का 5 अब मैं हमारा क्या होगा, अब अगला 11वां याद आने लगेगा JPSC, वो सब नहीं। हो सकता है कि आपके सीरीज में पहला 5 क्वेश्चन जो था वो आपकी तैयारी का जो कमज़ोर पक्ष था उससे दे दिया गया हो। 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां तो देखिए, है ना,
वहाँ से आपको फिर सिंपल प्रश्न मिलने लगेगा जो आपके दायरे में। मेहनत किए हैं तो ऐसा होगा ही, एकदम 100% मानिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। कि 5 6 आपका गड़बड़ा रहा शुरू वाला, अब फिर जब छठा सातवां से नॉर्मल मिल रहा लेकिन आप नर्वस हो चुके हैं तो नॉर्मल प्रश्न को भी गलती करने लगेगा। तो ये सब से बचना है, इसलिए मैं आज यह वीडियो विशेष रूप से बना रहा हूँ, है ना। कैसा होता है एग्जाम हॉल में ये सब आप फील करेंगे, क्योंकि लाखों कैंडिडेट्स हैं, लाखों के साथ लाखों तरह के सिचुएशंस होते हैं। जब आप अपने आप को मैनेज करके रखते हैं, अपने डर और नर्वसनेस को एग्ज़ाम हॉल में कंट्रोल करके रखते हैं, भले 5-6 शुरू का गड़बड़ हो रहा है और कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन उधर 7वां-8वां से आपने फिर नॉर्मल बनाया है, बाद में फिर देखिए यही 5-6 उसमें से 2-3 तो आप जानते ही होंगे अगर आपने परिश्रम किया है तो, ठीक है। फर्स्ट राउंड में नर्वस होता है आदमी, ठीक है, ये सब नॉर्मल सा बात है, अचानक प्रश्न आता है तो, लेकिन फिर जब आप देखेंगे वही 5-6 प्रश्न तो 2-3 बुद्धि से अपना निकाल ही लीजिएगा। इसलिए ऐसा अगर केस किन्हीं के साथ होता है तो भी नहीं घबराना है। नेक्स्ट, एक समस्या जो झारखंड के एग्ज़ाम्स में, हालांकि पिछले 5वें 6ठे में मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन कि आसपास के कैंडिडेट से पूछ रहे हैं उत्तर, वो बी होगा, ठीक है बी भर दिए। अरे वो कौन प्रकांड पंडित बैठा हुआ है आपके साइड में, और अगर पंडित जी हैं भी हो, बहुत ज़्यादा पढ़े भी हुए हैं, तो आप उनको जानते हैं कि वो बहुत तेज हैं। तेज भी हैं तो क्या उस क्वेश्चन के कन्फर्म होंगे? नहीं होंगे, ठीक है। वो अगर अपने आप में कन्फर्म हो सकते हैं कि वो हो सकता है कि आपको सही सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन आप कैसे कन्फर्म हो जाएगा? हो सकता है कि आप 20 सोचे हैं, किसी से आप साइड से सलाह लिए, उसने सी बता दिया, सी भर दिया, आप घर आए पता चला बी ही था। इसलिए पूछिए मत, इसका 2 नुकसान होगा, एक गलत आप हो सकते हैं, दूसरा एग्जाम से निकाले जा सकते हैं, है ना। एडमिट कार्ड में सारे इन्फॉर्मेशंस रहते हैं, जहाँ तक कोशिश कीजिए अपने आप इन्फॉर्मेशन को पढ़ने का। आप ग्रेजुएट हैं और इन्विजिलेटर्स होते हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह दिया जाता है, लेकिन मैंने देखा है एग्ज़ाम हॉल्स में कई बार वे कभी कभी गलत जानकारी भी दे देते हैं, खुद वो कन्फ्यूज रहते हैं। इसलिए बेहतर होगा एडमिट कार्ड से जितना हो सके इन्फॉर्मेशन लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आप फंस जाइए कहीं तो ज़रूर इन्विजिलेटर या केंद्राधीक्षक से आप बात कर सकते हैं। कोरोना गाइडलाइंस का आप 100% पालन करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं छोड़िएगा। कुछ भी कमी छोड़ के जाइएगा जो आयोग ने कहा है, वहाँ आपको बोलेगा ठीक है नहीं होगा, अब कहाँ वहाँ मेडिकल खोजिएगा, मास्क खोजिएगा, सैनिटाइज़र खोजिएगा। एक ठो नया तनाव आ गया और एग्ज़ाम को तो आप ले डूबिएगा फिर, है ना। इसलिए सब चीज़ जो है आज ही इंतज़ाम कर लीजिए, कल का भी मत वेट कीजिए। और जितना भी आपने तैयारी किया है, समझ गए ना, जितना भी आपने तैयारी किया है उसी पर भरोसा रखिए। मेहनत से तैयारी किया है, भरोसा रखिए। जितना भी तैयारी उसी को जो रिवीजन करना है कीजिए, और किसी के साथ अनावश्यक रूप से तुलना ना करें कि उसका ज़्यादा आ रहा टेस्ट में, या फिर एग्ज़ाम हॉल के बाहर डिस्कशन कर बैठते हैं, अरे तुम टेस्ट दिया था तुम्हारा कितना आया, वो बता देगा, हो सकता है झूठ भी बोल दे, अरे मेरा तो सारा में 85-90 आता है, क्वेश्चंस सही कर लेते हैं। आप तो सोचिएगा मेरा तो 70-72 में हम लटक जाते हैं, अब तो हम गए। एग्ज़ाम से जस्ट पहले इस टाइप का नेगेटिविटी से जो है आपको बचना है, समझ गए ना। मोबाइल फ़ोन, बैग इत्यादि सेंटर ले जाने से बचें। एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है, उस दिन दिन भर का आपका खान पान संतुलित होना चाहिए। पानी को अलाउड किया गया है जेपीएससी के द्वारा, पारदर्शी बोतल में पानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4-5 बोतल पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। खान पान संतुलित रखें, भूखे एग्ज़ाम नहीं देना है ना। उसका आपको एनी हाउ जो है इसको मैनेज आपको करना होगा ही। इन्विजिलेटर के साथ किसी भी तरह का वाद विवाद आप नहीं करेंगे, समझ गए ना, वो भी एक डिस्टरबेंस का कारण बनता है। ये सब जेपीएससी जो है आपको गाइडलाइंस नहीं देगा, ये सब खुद से करना है।
और एक चीज़ भरोसा रखें, आपने मेहनत किया है, परिश्रम किया है, जितना आपका मार्क्स आएगा वही कट ऑफ से नीचे होगा। ठीक है, इसको भी आपको भरोसा रखना है। यही सब चीज़ों का आपको जो है ध्यान रखना है। ये समझ लीजिए कि जिस सपने को आप देखते हैं उस सपने को एग्ज़ाम से एक सप्ताह पहले पूरा नहीं किया जाता है। क्लियर? आज JSS CGL है, उसका डेट्स का भी पता नहीं है ना। डेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत लोग परेशान रहते हैं कि कब होगा, नहीं होगा। ठीक है, मेरे विचार से सब आयोग सरकार का काम है, छोड़ दीजिए उन्हीं पर। आपका काम है एक बार फिनिश कर लीजिए सिलेबस को, है ना। रेनेशा IAS आपके साथ है ही, अलग अलग सुविधाएं मैं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूं, उसका लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। तो लास्ट में जो है जस्ट एग्ज़ाम से पहले नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो वो सब समस्या से आप बच जाएंगे। काफ़ी पहले जो है आपको रेडी हो जाना है। आज आप देखते हैं, आज बहुत कैंडिडेट्स जो हैं थोड़ा डर रहे हैं, कई तैयारी नहीं कर पाए हैं। कहीं ना कहीं से उनकी भी गलती रही है कि तैयारी नहीं कर पाए हैं। दूसरे पर दोष नहीं दे सकते हैं, है ना, कि इसके कारण मैं नहीं कर पाया, या प्रॉब्लम्स पर भी आप दोष नहीं दे सकते हैं, है ना। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट आपके पास क्या है ना, आज भी पॉइंट है। भले ही आपका तैयारी नहीं है JPSC के लिए, 7वां 10वां JPSC के लिए, फिर भी एक प्लस पॉइंट है। क्लियर? यह प्लस पॉइंट है, आप में से अधिकांश लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, है ना। चांस है आपके पास। आज देख रहे हैं एक चांस के लिए कितना परेशान हो गए कुछ कैंडिडेट्स, उनका हक भी था। क्लियर? क्योंकि 2011 पहले राउंड में निकाला गया था, फिर उसे गवर्नमेंट के द्वारा पता नहीं क्यों 16 कर दिया गया, लेकिन वह एक चांस उनको नहीं मिल सका। आपके पास चांस है, आप स्वस्थ हैं। देखते हैं कि किन्हीं का आँख नहीं है, नेत्रहीन है, किन्हीं का पैर नहीं है, हाथ नहीं है। तो आर्थिक समस्या कोई समस्या नहीं होती है, इसी को लोग समस्या बना देते हैं। ठीक है, आर्थिक समस्या को थोड़ी देर के लिए आप साइड करके रखिए, फिर देखिए कि आपके पास क्या समस्या है, फिर कोई समस्या नहीं लगेगा। अगर आर्थिक समस्या के अलावा और क्या क्या आपके पास समस्या है, अगर आप स्वस्थ शरीर आपको भगवान ने प्रदान किया है, ठीक है, तो इससे बड़ा जो है भगवान का आशीर्वाद आपके लिए कुछ नहीं। फिर दुनिया में कोई भी वर्क जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, केवल एट ए टाइम आप बोलिए मैं कर सकता हूँ कुछ भी, तो आप काफ़ी पॉजिटिवनेस से भर जाएंगे। और अगर बोल दीजिएगा आप एट ए टाइम कि मैं नहीं, हमसे नहीं होगा, है ना, तो आप नेगेटिविटी से भर जाएंगे। या दूसरे लोग भी आपको बोल देते हैं कि तुम कर सकते हो, आप काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे, है ना। और दूसरे लोग बोल देते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो आप नेगेटिविटी फील करेंगे। लेकिन जो अंदर का ताकत होता है, आत्मविश्वास का ताकत होता है कि मैं कर सकता हूँ, फिर दूसरे लोग जितना भी बोलते रहें कि तुम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, उससे फिर फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आर्थिक समस्या पर मैं बताना चाहूँगा क्यों आर्थिक समस्या आपको लगता है। ठीक है, तो पहला तो आप दूसरे से तुलना करते हैं कि उसके पास ये साधन है, वो साधन है, उसका कोई गारंटी नहीं होता है। किसी के पास AC है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो कंपटीशन एग्ज़ाम को क्लियर कर लेगा। इस सब कोई आपका ये नहीं है ना, कि ये सब साधन होने से ही क्लियर होता है। समझ गए ना, ये सब गलत है। क्योंकि आर्थिक समस्या को दूर करने का कई उपाय है। आपको लगता है कि ज़्यादा परेशान हैं आप आर्थिक समस्या, कुछ वर्क कीजिए, थोड़ा कम मिलेगा समय पढ़ने का, है ही ना, होगा। ऑब्जेक्टिव लेवल के एग्ज़ाम्स को तैयारी कीजिए। सिविल सेवा को, सपना को तोड़िए मत, डायरेक्ट सिविल सेवा भी शुरू कर सकते हैं। ये है ना कि 1 साल की जगह 2 साल लगेगा, और क्या होगा। लेकिन अगर जो समस्या है उसको दूर करने का भी प्रयास कीजिए। लेकिन अगर आपका सपना है तो जीवन बार बार नहीं मिलता है, इसी जीवन में आपको एनी हाउ पूरा करना है। वर्क कीजिए। लोगों को लगता है 1.5 साल, आपको 3 साल लगेगा। तुलना आप चाहे पड़ोस से कीजिए कि उसके पास बहुत सारा साधन है, उसके पापा ये हैं वो हैं, या फिर रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी से भी कर लीजिए। लेकिन आपको पता है कि आज जिसको आप देख रहे हैं कि संसाधन संपन्न है, कभी ना कभी उन्होंने भी मेहनत किया था,
उन्होंने नहीं किया तो उसके पीढ़ी के किसी न किसी व्यक्ति ने किया था। धीरू भाई अंबानी 500 रुपया लेकर के मुंबई गए थे। आज इतना बड़ा साम्राज्य है, भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं, विश्व लेवल पर भी वो अंडर 10 अंडर 20 में हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो मुकेश अंबानी भले ही मेहनत नहीं किए हों, इस मामले में मेहनत करते हैं, ठीक है, लेकिन कोई न कोई तो किया है। तो आपके घर, आपके परिवार में यह शुरुआत आप कर सकते हैं। ठीक है, नर्वस होने से, डरने से काम नहीं चलता है। ये छोटा सा मुद्दा है कि आर्थिक समस्या आप सोल्व कर सकते हैं। एक बार तो 10 मिनट बैठ के सोचिए, है ना। आर्थिक समस्या के कारण हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि और कोई समस्या नहीं। तो आर्थिक समस्या को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, समझ गए, अपने तरीके से, उसके बाद पढ़ाई शुरू कीजिए। लेकिन डायरेक्शन सही होना चाहिए। थोड़ा स्लो ही चलिए, लेकिन अगर सही दिशा में चलते हैं तो मंजिल जो है आपका पहुंच जाएगा। क्लियर, कभी ना कभी आपका मंजिल जो है प्राप्त हो जाएगा। गांधी जी भी कहा करते थे कि जब आप बहुत ही नेगेटिव होने लगे, तब आप आस पड़ोस कहीं भी, हर जगह ये देख लीजिए कि आपसे भी कोई ख़राब सिचुएशन में रहता है, तो निश्चित रूप से जो है आप पॉजिटिविटी से भर जाएंगे, है ना, कि हमसे भी ख़राब सिचुएशन में एक दो नहीं बल्कि करोड़ों लोग हैं। और एक चीज़, आप परिश्रम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ईश्वर पर कभी भी विश्वास नहीं तोड़ना है। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, नास्तिक नहीं बनना है ना। परिश्रम से मैं भी मानता हूँ 99% आता है, लेकिन 1% जो है गॉड ही देते हैं, है ना, जो 99 को 100 करता है, यानी कि 2 डिजिट को 3 डिजिट करता है। क्लियर, तो नर्वस नहीं होना है। आपने लक्ष्य कर लिया है, एक बार कदम तो बढ़ाइए, है ना। भगवान कभी भी सारे दरवाजे बंद नहीं करते हैं, कोई ना कोई एक रास्ता खुला रहता है, आदमी ही हार जाता है, समझ गए ना। इसलिए हारिए मत, एक कदम बढ़ाइए, देखिए बहुत सारे रास्ते जो हैं आपको मिलने लगेंगे। सिविल सेवा या कोई भी सर्विस आपको लेना है, मेहनत तो करना होगा, है ना, क्योंकि एक एक पोस्ट के लिए हजारों लोग दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। आप आराम से नहीं रह सकते हैं, पूरा ब्रह्मांड जो है गतिशील है। आप बैठ जाइएगा तो आप तो हार जाएंगे ना। इसलिए बैठिए मत, कुछ कुछ प्लान करके आगे बढ़ते रहिए, समझ गए ना। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से बहता हुआ नदी रहेंगे, आपका जल जो है हमेशा स्वच्छ रहेगा। रुक जाइएगा, तालाब बन जाइएगा, है ना, गंदला हो जाएगा जल। इसलिए रुकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ना है, रास्ता अपने आप क्लियर होता जाएगा। मेहनत से कभी समझौता नहीं कीजिए, प्रैक्टिस से कभी नहीं समझौता कीजिए। प्रीलिम्स जो है आप लोग क्लियर कीजिए, मुख्य परीक्षा में मैं आपके साथ हूँ। प्रीलिम्स से बहुत ईजी होता है मुख्य परीक्षा सिविल सेवा का, क्योंकि यहाँ कंपटीशन जो है बहुत डाउन हो जाता है और यहाँ ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव हो जाता है। यहाँ पर रिटन की डिमांड की जाती है, सिर्फ रिटन की डिमांड नहीं की जाती है, यहाँ प्रेजेंटेशन चाहिए, जो सभी के पास इतना आसानी से नहीं आता है। प्रेजेंटेशन प्लस आपके परिश्रम, लिखने का तरीका, ये सब सारा चीज़ मिल जाएगा तो आप बहुत इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। क्लियर, तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जितना भी पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, मैंने हर प्रत्येक पक्ष पर आज वार्ता की है, इसलिए नर्वस नहीं होना है, ठीक है। सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, आप पॉजिटिव होकर के जाइए और रिजल्ट लेकर के आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।